अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदूर लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमारा नावल है तेरी तलब में। तो इस नावल को शुरू करते हैं। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आ। वो दाढ़ा था और वह नाजुक जान काम गई थी। जिब्रान कासमी का ये रूप इसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी जिसामत, मजबूत जिसामत, सफेद सुर्खी माए रंगत, मगरूर नकूश काले बाल जो माथे पर बिखेर कर इसे मजीद और कशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें इसके रूप दबदबे में इजाफा कर रही थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज इसने पहली बार इस घटिया चीज को मुंह लगाया था। इसने काली जीन्स पर काली ही शर्ट पहनी हुई थी जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से इसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था। इसका ब्राउन कोट जमीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनता सुनाई नहीं देता तुम्हें? जब इसके सब्र की हद हुई तो वो लंबे लंबे डग भरता इसके सर पर पहुंच गया और बेदर्दी से इसके बाल नोच कर इसका चेहरा अपने सामने किया। आह! वे सख्त इसके लबों से करार निकली थी। काले पानियों में भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से टकराई थी। कुदरती खूबसूरत भरे भरे सुर्ख लब कपकपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान इसकी खूबसूरत नकोश में उलझता अपनी पकड़ सख्त कर गया। जो छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूटकर गाल पर फिसल गए थे। जिब्रान की नजरें इसके चेहरे से फिसलती इसकी गर्दन पर गई। सफेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नजर आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में इसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया था। वो जो कल तक नफरत से इस पर नजर डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब इसकी तरफ यूं माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे वो बोल रही थी। जब जिब्रान ने झुककर इसकी गर्दन को लबों से छुआ था वो काम कर रह गई। जिब्रान खामोश। जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखकर खामोश करवा दिया। मेरा हक है तुम पर, पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ था। आखिर सब के सामने तुम्हें तवायफ बनाकर लाया हूँ। अल्फाज थे या कोई सूर जो इसके कानों में फूका गया था। वो एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुक चुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव बढ़ाया था। पाकीज़ा इसकी इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो इसकी शर्ट इसकी कंधे से खिसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से इसे धिक्का देती चीख रही थी। जिब्रान इसके धिक्के से अपनी मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर जा गिरा। पाकीज़ा की इस हालत पर जिब्रान अपने जबड़े बीच लिए। मैं तवाइफ नहीं हूँ, बीवी हूँ। आपकी निकाह किया है आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी अब इसके सामने गुस्से से तनकर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हत्ती पर हाथ रखकर सीधा होता, फिर पाकीज़ा को सर से पैर तक देखता रह गया। निकाह माई फुट, भाड़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लम बीच बीच गई। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमल का तुम्हें हिसाब देना होगा। जितनी तकलीफ मेरी बहन ने बर्दाश्त की इससे दुगनी तकलीफ में तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? इसके लफ्जों में कांच की सी किरचा थी। पाकिज़ा जानती थी कि इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने खुद से दूर किया है ना पाकिज़ा? तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना पाकिज़ा अफरीदी? आप खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोलता। पाकिज़ा अपना खुश्क हल तक कर गई। पाकिज़ा अफरीदी, मुझे मेरी दूसरी बात दोहराने की आदत नहीं है। ये वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी, मगर अब वो कितना बदल गया था। अब बिल्कुल बेहिस पाकिज़ा बेबसी से अपने लब काटती का नीचे कारपेट को देखने लग गई। जिब्रान के माथे पर बल पड़ गए। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिब्रान किसी ख्याल के थे तो गहरा मुस्कुराया, फिर साथ पड़े टेबल से अपना फोन उठाया। कट की आवाज पर वो अपना सर उठाती तो जिब्रान को मुस्कुराता देखकर हैरान हो गई। अब वो किसी को कॉल मिलाकर फोन कान से लगा गया। हाँ, हेलो रामिश, कैसे हो? अच्छा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। जिब्रान पाकिज़ा को सरता पांव देखकर बोला। पाकिज़ा को इसकी बात समझने में देर नहीं लगी थी। वो बेयकीनी से नफी में सा हिलाती 2 कदम पीछे ले लेती है। ये इंसान इतना गिरा हुआ था वो सोच भी नहीं सकती थी। जिब्रान इसकी इस हरकत पर उंगली के इशारे से इसे अपने पास आने का कहता है। बताता हूँ, पहले मुझे कुछ कंफर्म करने दो, फिर मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। वो कहते साथ ही फोन काट देता है। फिर गहरी नजरों से पाकीज़ा को देखता है। हाँ तो पाकीज़ा अफरीदी, मैं या वो चार? आप कैसे? वो बामुश्किल बोल पाई। वो बामुश्किल बोली थी, मेरे पास आओ या फिर
वो फूल लहरा कर कहता जिस पर वो मरती क्या ना करती। अपने कदम आगे बढ़ा देती। इसके कदमों में वाज़ह तौर पर लर्जिश थी। इसे अपने पास आता देखकर जिब्रान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती। वो इसके पास पहुंचकर सर मजीद झुका लेती। जिब्रान इसे एक झटके में खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता। इससे पहले वो कुछ समझती या खुद को संभालती हुए उसके लबों पर झुक चुका था। ये सब इतना अचानक होता है कि इसके लम्स में शिद्दत थी। वो इसके हाथ से इसकी कमर के गिर्द घेरा बनाता और दूसरे से इसके बाल जड़ों से जकड़ लेता है। वो बेचारी चाहकर भी इस जालिम के शिकंजे से निकल नहीं सकती थी। पाकिज़ा की उखड़ती सांसों का ख्याल करके इसने अपने लबों को आज़ादी बख्शी थी। अब वो इसके चेहरे को करीब से देख रहा था। रो रो कर इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसकी काली आंखें भी सूज गई थी। इसकी शिद्दत पर इसके सुर्ख लब खून छलकाने की हद तक सुर्ख लग रहे थे, जिन्हें वो हल्का सा वाह की अपनी सांसें बहाल कर रही थी। जिब्रान की आंखों की सुर्खी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसके बालों से हाथ उठा के इसके चेहरे पर फेरता, फिर इसके भीगे लबों को अपने घूंटे से सहलाता। पाकिज़ा गहरी सांसों के साथ अपनी आंखें मींच लेती। दूर वो अभी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसकी कमर पर अभी भी इसके बाजू का तांका सार था। जिब्रान जो सिर्फ इसे सजा देने के लिए इसके लोगों पर झुका था, अब दोबारा इसका दिल यही गुस्ताखी करने को चाह रहा था। वो ऐसा ना करता अगर वो हवासों में होता, मगर अब वो फिर से लबों पर झुक चुका था। अब की बार इसके लम्स में नरमी थी, जिसे वो इसे महसूस कर रहा हो। पाकिज़ा जो दोबारा तकलीफ का सोचकर आंखें मीच गई थी, अब इसकी नरमी पर चूक जाती है। इस बार वो जल्दी दूर हो गया था। अब वो अपनी आंखें खोलकर पाकिज़ा को देखता, जो आस्था से अपनी आंखें खोल गई थी। दोनों की आंखें मिली। जिब्रान की आंखों में खुमार उतर आया था। वो पाकिज़ा की कमर के गिर्द खसार मजीद गहरा तंग वो पाकीज़ा की कमर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लेता है। जो छोड़े मुझे प्लीज से जिब्रान इसके लबों पर उंगली रख के खामोश करवा देता है। पहले मुझे मेरी तलब पूरी करने तो। वो इसके लबों को देखकर कह रहा था। पाकीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसकी गुर्बत पर बेहाल हो रही थी। इससे पहले वो दोबारा इसके लबों पर झुकता, वो सख्ती से अपने लब दबा गई। जिब्रान इसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया, फिर इसकी आंखों में देखकर इसकी थोड़ी को लबों से छुआ। इसके लम्स पर एक बार फिर पाकिज़ा की सांस रुकी थी। उसकी थोड़ी को छोड़कर अब इसकी गर्दन पर झुक चुका था। जिब्रान के हर हर लम्स पर पाकिज़ा को आग सा गुमा हो रहा था। इसकी मूंछों की चुभन इसकी जान निकाल रही थी। वो काम कर रह गई। जिब्रान अब की बार दोनों हाथों से इसकी कमर को जकड़ लिया। तुम बीवी नहीं तवाइफ हो, बस एक तवाइफ, इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। वो जो इसके लम्स में न चाहते हुए भी खो रही थी इसके, लेकिन इसके कुछ वक्त पहले के जुमले याद करके वो जियत के साथ अपने दोनों हाथों की मदद से इसे खुद से दूर करती है। जिब्रान इसकी इस हरकत पर अपनी गिरफ्त हल्की करके ना गौरे से देखता है। वह जल्दी से इसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। जिब्रान इसकी तरफ देखकर खड़ा होता है और इसके कुछ भी समझने से पहले से बाहों में उठा लेता है। इसके कदम अपने बेड की तरफ थे। इसकी अगली कार्रवाई पर पाकिज़ा के चारों तबक रोशन हुए थे। वो मजामत करती जैसे अपना आप छुड़वाने लग जाती है। जिब्रान कासमी छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े। जिब्रान इसे बेड पर पटकता तो इसके अल्फाज मुंह में ही दब जाते हैं। तुम खामोशी से इस वक्त मेरी तलब पूरी करो। वो इसे वार्न करता अपनी शर्ट उतार रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कैसे इनको रोकूं, ये तो वैसे भी शराब के नशे में है। वो दिल में कहती बेड की दूसरी साइड पर खिसक जाती है। जिब्रान अपनी शर्ट उतार कर बेड पर आया था। पाकिज़ा की दूर खिसकने की हरकत से सख्त नागवार गुजरी थी। वो गुस्से से इसका बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींच गया था। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकिज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। कहने के साथ ही वो इस पर झुकता इसकी कमर के गिर्द सख्त खसार बना गया था। वरना मेरी दी हुई सजा तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो उसके कान की लू को लबों से छूकर सरगोशी से कहता है, आपकी कुर्बत से बेहतर सजा है, मुझे वो कबूल है। पाकिज़ा इसके सीने पर दोनों हाथ टकाकर इसे खुद से दूर करती हिम्मत से बोली थी। इसके अल्फाज सुनकर पूरे कमरे में जिब्रान का जानदार कहका गूंजा था। ओ पाकिज़ा फरीदी, ये नामुमकिन है। जिब्रान एक हाथ से इसके दोनों हाथ जकड़ लेता, फिर दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आती इसके बालों की लटों को कान के पीछे करता है। क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी सजा भी मेरी बेइंतहा कुर्बत है। इसकी बात पर पाकीज़ा खुद में सिमट जाती है, जबकि जिब्रान अब इस पर झुककर इसके लबों को कैद कर गया था। वो अपने लम्स और शिद्दत से इससे खामोश करवा गया था। आस्ता आस्ता वो इस पर काबिज हो रहा था। पाकीज़ा अपनी गर्दन से उठती तकलीफ को आंखें मीच कर बर्दाश्त कर रही थी। वो समझ गई थी कि अब इसे तवाइफ के दर्जे पर फायज होने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो बीवी मानकर अपने हकूक मांगता तो वो दे देती, पर इससे निकाह करने के बाद भी इसे अपने घर तवाइफ की हैसियत से लाया था। इसके लबों ने एक बार फिर अल्लाह को पुकारा था। वो कैसी बदनसीब लड़की थी जो अपनी मोहब्बत के हाथों रसवा होती अपनों के किए गए गुनाहों की सजा भुगत रही थी। अचानक जिब्रान की पकड़ इस पर हल्की हुई थी। वो किसी सांस के तहत इसके भारी चौड़े वजूद को खुद से दूर धकेलती। जैसे ही इसका रुख सीधा हुआ होता, पाकीज़ा बेसाख्ता ही सुकून का सांस भरती, क्योंकि वो सो चुका था। वो तशक्कुर से दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती, फिर इसके पास से उठ गई।
जोहान भाई कहाँ हैं आप? अम्मा साई आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। वो काले रंग के सितारे वाली शरारे और शर्ट में थी। गले में इसने पीले सफेद रंग का शीशों वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोती और गुलाबों की गजरे थे, जबकि माथे और कानों में मोती और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खोले थे जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। इसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। जोहान भाई, वो दोबारा पुकारती जोहान के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर वो दोबारा पुकारती तो जोहान कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। क्या मसला है पाकीज़ा? क्यों सिर खारी हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा था। पाकीज़ा की आंखें डबडबाई थी। आज आज के दिन इसने भाई की डांट का तस्वर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा साई के बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। जोहान इसकी बात बीच में काट कर इसे यहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो चेहरा जो झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ती है। चौधरी शुजात अफरीदी की दो औलादें थी, जोहान अफरीदी और पाकिज़ा अफरीदी। इनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो जान मारते थे इस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि बेटी हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी इनकी बीवी इनकी ये सोच नहीं बदल पाई थी। मगर घर में पाकिज़ा को सिर्फ इसकी माँ अम्मा साई ही प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। जोहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ हो रही थी। और उषा काजमी, इनकी भी दो औलादें थी, रूसा काजमी और जिब्रान काजमी। चौधरी रहमान काजमी अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते थे। इनके बच्चे छोटे थे जब इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काजमी बिल्कुल अपने बाप के की तरह था, जबकि रूसा काजमी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। जोहान को रूसा के सांवले रंग की वजह से इस रिश्ते से इतराज था, जिस पर चौधरी शुजा ने इसे जमीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल से मनाया था। क्योंकि चौधरी रहमान काजमी चौधरी शुजात आफरीदी से ज्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात आफरीदी इनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ जमीन जायदाद की वजह से ही मांगा था। आज जोहन की मंगनी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग इनकी हवेली में इकट्ठे थे, और वो उदास चेहरे के साथ अपनी अम्मा साई के पास आकर खड़ी हो गई। अम्मा साई जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकीज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ पाकीज़ा? इनके पूछने पर वो डबडबाई आंखें उठाकर ये देखती है, फिर जल्दी से मुस्कुरा देती है। कुछ नहीं अम्मा साई, आंख में कुछ चला गया था बस। और वो भाई आ रहे हैं, मैंने इन्हें आपका पैगाम दे दिया था। वो नम आंखों से मुस्कुरा कर कह रही थी। इसकी इस मासूमियत पर अरीज बेगम का दिल किया कि सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा ले, कि फिर से कोई ना दुख देखने को मिले। बचपन से इसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा साई ही थी जो उसे प्यार करती थी। वो बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी। इरिज बेगम क्या बताती, इसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद ही जुहान आ गया था। फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोग जुहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकिज़ा अपनी दोस्त नायला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नायला स्टेज से नजरें हटाकर पाकिज़ा को देखती, जो रात की तरीके में अपनी सादगी के बावजूद चांद की मानी चमक रही थी। बाकी यार तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ प्लीज। आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नाला की बात पे पाकिज़ा किसी सोच से निकल से दिखती है। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपने महनूर साय को मेरे बेटे से दूर रखना, और खास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शुगन की मेहंदी को मत छूना। पाकिज़ा को आज सुबह की अपने बाबा साईं की बात याद आ जाती है, जिसे याद करके ऐसी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती, वो हंसकर कहती, जिस पर नाला भी हंसकर सर झड़कती। वो बचपन से पाकिज़ा की अच्छी दोस्ती, पाकिज़ा के ना बताने पर भी वो सब जान लेती थी, पर फिर भी इसकी झूठी मुस्कान का भरम रख लेती थी। आज बारात ही सब लोग बारात के लिए तैयार थे। चौधरी शुजात अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, वो हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात सुनकर रिच बेगम हैरत और बेशकीनी से देखती है। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब है आपको ने कहा था कि पाकिज़ा साथ नहीं जाएगी। कहा था, पर अब मजबूरी है, सब जानते ही मनूस मेरी बेटी है, इसलिए इसका वहां जाना जरूरी है। इनकी बात पर रिच बेगम को अफसोस हुआ था। ऐसे मत कहा करे साईं, आप वो आपकी बेटी है। अपनी बेगम की बातों को दांत बींच लेते हैं, यही तो दुख है। मैं तो इस वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर सिर्फ तुम पर तरस खा कर मैंने इसे जिंदा रहने दी है। चौधरी साहब की बात पर इन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद है जब पकीज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दे, मैं ऐसे इसे छुपा लूंगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊंगी। खुदारा मेरी बच्ची को छोड़ दें, इसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखे चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दे। वो इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। चौधरी साहब जबड़े पीछे कभी अपनी बीवी को देते और कभी अपने हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को, जो अपनी काली मोटी मोटी आंखों से इन्हें देख रही थी। इस बच्चे की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि इनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा था, लेकिन फिर वो अपना सर झटकर नफरत से इरिश बेगम को थमा गए। वो अपनी बच्ची को पाते ही अपने सीने से लगा गई थी। वो अपने आंसू साफ करती पाकिज़ा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा लेती। दरवाजे पर पहुंचकर वो गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर दरवाजा खोलती। वो सफेद रंग की शलवार कमीज में औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी।
नीरज बेगम दरवाजे पर हल्की से दस्तक देती, जिस पर पाकिज़ा हड़बड़ा कर सीधी होती, बेड से खड़ी हो जाती, फिर अपनी माँ साईं को देखकर सुकून का सांस लेती। अम्मा साईं आप यहाँ। वो अपना वो अब अपना दुपट्टा सेट करके लेती नंगे पाँव अपनी माँ की तरफ कदम उठा रही थी। रिश बेगम की बेसाख्ता नजर इसके गुलाबी पैरों पर जाती, जिस पैर पर वजन डालकर वो कदम उठाती थी वो पाँव कुछ पल के लिए सफेद हो जाता था, फिर जैसे ही वो उठाती थी वो फिर गुलाबी हो जाता था। वो अपनी बेटी के नाजुक साफे को देखती हुई अब इसका चेहरा देखती, वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकता सुर्ख था। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत थी, पर इसका नसीब। इस बात पर रिच बेगम की आंखें नम हुई थी। अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छा करना, इसे बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर अता करना, जो जो इसकी तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बनाकर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वो गहरी सांस अंदर खींचकर अपनी आंखें साफ करती है। क्या हुआ अम्मा साईं, आप क्या सोच कर उदास हो रही हैं? अब वो इनके सामने परेशानी से खड़ी पूछ रही थी। वो नफे में सहलाती इसका माथा चूम लेती। कुछ नहीं पकीज़ा, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा से का हुक्म है कि तुम भी चलोगी। अम्मा साईं की बात पर इसका मुंह खुले का खुला रह गया, बेयकीनी से। फिर वो बेयकीनी खलखलाहट में बदल जाती है। क्या वाकई अम्मा साईं? वो खुश होती, इनके गले लग जाती। निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारी चल रही थी, जब जुहान सबसे माजूर करता स्टेज से नीचे उतर आया और वॉशरूम वाली साइड पर आ जाता है। इसे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो अपनी शेरवानी की जेब से फोन निकालता तो सुकून का नाम जगमगा रहा था। वो हल्की से मुस्कुराहट के साथ मुंह उठा लेता है। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स यार रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साईं की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ? वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से फिर कुछ कहा गया था। आज कैसे, आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं नहीं, इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज आई थी। वो घबरा कर फौरन से पलटा, जहां जिब्रान काजमी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर बल डाले से देख रहा था। जुआन अफरीदी फौरन से फोन बंद करके वापस जेब में रखता है। वो काली शलवार कमीज की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज का कह रहा था, जिसमें मैंने इसे कहा था कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी बात पर जिब्रान बस हिला देता है, लेकिन माथे के बल वैसे ही थे। वो एक नजर में अगले बंदे के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखता था। इससे पहली नजर में ही जुहान अफरीदी कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो यूरोप में था जब इसके बाबा साई ने इसकी बहन का रिश्ता कर दिया था, ये कहकर के लोग अच्छे हैं परखे भाले हैं। ठीक है, अब चलिए, रुखसती का वक्त हो रहा है। जिब्रान काजमी के स्मार्ट लहजे पर वो सहलाता आगे बढ़ा था ताकि बड़ा था। जुहान अफरीदी, मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। वो जिब्रान काजमी की बहन है, जिसकी जान इसकी बहन में बसती है। वार्निंग देते लहजे पर जुहान अपना हलक तर करता है। वो डरता नहीं था किसी से, पर सामने वाले का रोब दबदबा इसे हलक तर करने पर मजबूर कर गया था। जुहान अफरीदी खुश शक्ल जुहान अफरीदी खुद शक्ल ऑफ नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जिब्रान काजमी मोअज़्ज़ज़, मगरूर, नकूश और चौड़ी जिसामत और 6 फुट से निकलते कद का मालिक था, जिसकी वजाहत अगले बंदे को देती थी। सबसे वाज़ा इसकी शहद रंग आंखें थी, जो सामने वाले को अंदर तक इसका सीर करती थी। जुहान बस इस बात में सहलाता वहां से निकल गया। जिब्रान वहां खड़ा गर्दन मोड़ कर इसे जाता देख रहा था। बाबा साईं की तसल्ली के बावजूद से तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हाल की तरफ बढ़ जाता है। पाकिज़ा को अपनी नई भाभी रुसा बहुत प्यारी लगी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकोश वाली लड़की थी, जो सुर्ख लहंगे में हल्की चोटी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। इसका निकाह ब्राइडल रूम में ही हुआ था। स्टेज पर साथ बैठने का रवाज यहाँ नहीं था। पाकिज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगा कुर्ती में थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। इसने मस्टर्ड लहंगे पर मेहरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़की कुछ देर के लिए बाहर चली जाए, क्योंकि रूसा काजमी के भाई ने इससे मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकिज़ा भी उठकर जाने लगती है कि रूसा उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है। तुम बैठी रहो पाकिज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। और रूसा की धीमी आवाज में कही की बात पर पाकिज़ा पर खला जाती है। नहीं नहीं भाई, भाभी साईं, आप इनसे मिलने में बाहर। पाकिज़ा को बहुत पाकिज़ा, वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने से में अरूसा पाकिज़ा को इतना तो जानती थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल होता है। बेसख्ता दोनों ने नजर उठाकर जिब्रान को देखा था। सफेद रंग की कल्फ लगी शलवार कमीज पहने, स्किन शॉल ओढ़े और स्किन ही पेशावरी चप्पल पहने वो वजाहत का शहकार नजर आ रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था, जो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी। वो जो कल तक अपने
गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी। अब वो खुद इसके काबिल हो गई थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिब्रान हम आंखों से मुस्कुराता इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसकी नजर अब इसके पहलू में बैठी लड़की पर की थी, जो सर झुकाए अपने हाथ मस रही थी। और रुसा इसकी नजरों का ताकुब करती फिर मुस्कुराती से मिले भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान इसका पूरा तारुफ सुनकर से पहचान गया था, ये जरूर जोहान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिज़ा सर झुकाए सलाम करती इसकी इस अदा पर वो मुस्कुरा देता, फिर इस्लाम का जवाब देता। भारी मगर धीमी आवाज में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठाकर देखती है। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता वैसे ही देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। जो जिब्रान इसकी काली आंखों में देख रहा था जिसे वो बार बार झपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी, जिब्रान एक नजर में मान लिया था। और उस साहब उठकर अपने भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आती सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए थे, सिवाय पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था कि पाकीज़ा जुहा के कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए पाकीज़ा से तो अपने रूम में आ गए थे। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट गई थी। इसे सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती तो एक खूब रूसा इंसान इसकी आंखों के पर्दे पर लहरा जाता, जिसकी घनी मूछें तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा घबरा कर आंखें खोल देती है। वो धड़कने से सवार हो गई थी। इससे इस आदमी का ख्याल क्यों आया, वो इसी कश्मकश में घबराती कब सो गई से पता ना चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए हुए थे। आज के दिन भी रुसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। सुहान भी झूठी मुस्कुराहट सजाए अपने बराबर खड़ा था। वो साथ में प्यारे, दोनों साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकिज़ा ग्रे रंग की कैपरी और लॉन्ग शर्ट पर व्हाइट दुपट्टा लिए हुई थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रुसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने न जाने में पाकिज़ा की नजर से तलाश कर रही थी जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। जिंदगी वापस मामूर पर शुरू हो गई थी। आज रुसा और जुहान की शादी को एक हफ्ता हो गया था। रुसा आस्ता आस्ता पाकिज़ा की जिंदगी से वाकिफ हो गई थी। इसे यहाँ सिर्फ इसकी माँ साई ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि रुसा भी एक बहन थी, तो इसे तो एक भाई और बाबा साईं बहुत प्यार करते थे। इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब इसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ गई थी। रुसा पाकीज़ा के साथ इसके कमरे में बैठी थी, जबकि इसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की वीडियो कॉल आई थी। रुसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से कॉल उठा लेती है। ओ भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आएगी अपनी गुड़िया की, वो खूबी से कहती, जिस पर दूसरी तरफ से कह का गूंजा था। पाकिज़ा जो अलमारी में कपड़े रखे थे, इसके कहके पर अपना दिल थाम लेती है। धड़कनें फिर से शोर में जाने लग जाती हैं। वो कपड़े वही छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ जाती, शायद वहां से इस शख्स का अक्सर नजर आ जाए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं, पाकिज़ा का। ये देखे पाकिज़ा। पाकिज़ा जो चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश करी थी, अचानक रूसा के स्क्रीन सामने करने पर वही शल हो गई। वो थ्री पीस सूट पहने अपनी चेयर पर बैठा था, और वो जो अपनी टाई लूज कर रहा था, अचानक से देखकर इसका हाथ वही रुक जाता है। वो ब्लैक रंग के शॉर्ट कुर्ता कैपरी में सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़े से ही देख रही थी। इसके बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा कहीं नहीं था। 2 मिनट लगे थे दोनों संभलने में। जिब्रान नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लग जाता है, जबकि पाकीज़ा 1 मिनट में वहां से गायब हो जाती है। रूसा दोनों से अनजान नासमझी से पाकीज़ा का वॉशरूम में बंद होता देख रही थी। अम्मा साईं, बाबा साईं, मेरे हाथ का बना पुलाव कितने मजे से खा रहे हैं। पाकिज़ा अपनी अम्मा साईं के कान के पास जाकर सरगोशी में कहती खिलखिला गई थी। इसकी आवाज़ सामने बैठे जुहान ने बहुत आसानी से सुनी थी। ये पुलाव किसने बनाया है? जुहान अफरीदी ड्रामाई अंदाज में कहता, प्लेट पीछे खसका देता है। सब मुलाजिम चौकन्ना हो जाते हैं। अच्छा तो बना है जुहान। चौधरी शहजादा अफरीदी के खाने से हाथ रोककर बेसख्ता कहा था। इनकी बात सुनकर पाकिज़ा, जो जुहान के रद्दमल पर दास हुई थी, इनके यूं तारीफ करने पर मुस्कुरा देती है। पाकिज़ा की मुस्कुराहट पर जुहान का दिल जल जाता है। जुहान अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इरज बेगम और पाकिज़ा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। बाबा साईं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पुलाव पाकिज़ा ने बनाया है। जुहान की बात पर इरज बेगम ने बेसाख्ता नामहसूस अंदाज में पाकिज़ा को अपने पीछे छुपाया था। जुहान के अल्फाज सुनकर चौधरी साहब के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो एक झटके से पुलाव की भरी प्लेट जमीन पर फेंकते, क्योंकि जैसे इसमें कोई नापाक चीज आ गई हो। पाकिज़ा डर से अपनी जगह उछल पड़ती है। इसने आंखें खौफ से मींच ली थी। हजार बार कहा है इस मनूस को किचन से दूर रखा करो। मुलाजिम सर झुका के थे। चौधरी साहब की नजर अब अपनी बीवी पर थी, जो पाकिज़ा के सामने खड़ी थी। वो बगैर कुछ किए से झड़क कर वहां से चले गए। आज भी सामने पुलाव था। चौधरी साहब को इस दिन का वाकया बड़ी शिद्दत से याद आया था। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो खाने की वो एक बार फिर वैसे ही बगैर कुछ खाए वहां से उठ गए थे। रिच बेगम अपनी नम आंखों से इन्हें बगैर कुछ खाए वहां से जाता देख रही थी। वो कमरे में आए तो वो खूबसूरत ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक में थी, जिसके बाजू नहीं थे और गला पिछला गला भी अजीब था। जिब्रान एक पल के लिए चौंका था। वो कोई उदास परी लग रही थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान थे। आंखें सूज कर मजीद पुरकशिश हो गई थी। जिब्रान कमरे से निकलते वक्त ये ड्रेस इसके मुंह पर फेंक कर गया था। अगर मेरी वापसी तक तुमने नहीं पहना तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा, याद रखना। इसकी धमकी से डर कर वो बेचारी मरती क्या ना करती। सो वापस ने इस फ्रॉक में घबराई सी खड़ी थी। न जाने अब ये क्या करने वाला था। वो चलता इसके सामने आ गया। पाकिज़ा
इसकी नजरों से अंदर तक काम गई थी। वो इससे ऊपर से नीचे तक देखता, फिर हाथ बढ़ा के इसके बालों से इसका क्लिप उतारा तो बाल खुल गए। पाकिज़ा घबरा कर इससे 2 कदम दूर हुई, जबकि जबरान को इसकी ये हरकत नागवार लगी थी। वो इसका बाजू दबोच के इसे वापस अपनी तरफ खींचता है। वो खींचती बिल्कुल से करीब आ जाती है। पाकिज़ा की आंखों में वाज़ा खौफ था। वो बेचारी कल से भूखी है, सास है तुम्हें, वो बेचारी नहीं है। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है इसका? वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। जिसके भाई की हिस्से की सजा तुम इसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा माशा घटिया है जो अपने गुनाहों की सजा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर न जाने कितनी मासूमों की जिंदगी खराब करते हैं, और गुनाहगार वैसे ही आवारा फिरते हैं और किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खराब करते हैं। अगर तुम इससे इससे बदला इसकी बहन से लोगे ना, तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसने तुम्हारी मासूम बहन की जिंदगी खराब की और तुम इसकी बहन की जिंदगी खराब करने जा रहे हो। जब की पकड़ इसके बाजू पर हल्की हुई थी, इसकी पकड़ खुद पर हल्की पाकर वो फौरन से 2 कदम दूर हुई थी। भाई मुझे बचा ले। अरुसा क्या हुआ? तुम कहाँ हो? जोहार साईं यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। दर्दनाक चीख की आवाज जिब्रान के कानों में सुनाई दी थी। वो अचानक से अपना सर थाम लेता है। क्या हुआ? रूसा रूसा भाई भाई। अरूसा वो तकलीफ से दोहरा होता, घुटनों के पास जमीन पर बैठ जाते। इसका हाथ इसके अभी भी कानों पर थे। पाकिज़ा अचानक से इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होती। इसकी तरह बड़ी थी ये भूल कर के वो कितना जालिम है। शायद वो एक नज़र की मोहब्बत का सिर था। जिब्रान क्या क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे बचा लें भाई, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बच्चा था। एक बार फिर गोली की आवाज आई थी। रुसा वो चीखा था। पाकिज़ा जो उसके बराबर जमीन में बैठ गई, इसकी धाड़ पर काम जाती है। तकलीफ से जगह का खूबरू चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहद रंग नम सी आंखें काली डरी आंखों से मिली थी। वो माँ बनने वाली थी। जिब्रान तकलीफ से धीमे लहजे में बोला था। आवाज में गीलापन था। न पाकिज़ा ना समझी से सुन रही थी। मैं मेरी रूसा। जिब्रान के अल्फाज सुनकर पाकिज़ा के चेहरे लट्ठी की मानद सफेद पड़ा था। रुसा की मौत का दुख इससे भी था, मगर वो माँ बनने वाली थी। ये बात इसकी रूह निकालने को काफी थी। इसके दिल से टीस सी उठी थी। आंखों में यकदम से आंसू तैर गए थे। मैंने इसे बहन नहीं बेटी बनाकर पाला था। हम वो छोटे थे जब अम्मा साईं गुजर गई। मैं और बाबा साईं इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमारी गुड़िया थी, इस घर की रौनक, हमारी आंखों की ठंडक। जिब्रान को तकलीफ का अंदाजा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था, जो ट्रांस की कैफियत से बोल रहा था। बाबा साईं जब भी इसकी शादी की बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसे खुद से दूर भेजने का ख्याल ही मेरी जान निकालने को काफी था। पता नहीं पर मुझे बहुत पहले से ही ये एहसास होने लगा था कि हमारी रुसा। इसकी आंख से एक आंसू फिस रहा था। पाकिस्तान में पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था अपनी बहन के लिए। बेसाख्ता इसके दिल से फूक उठी थी। कितनी खुश नसीब थी मरने वाली। बाबा साईं ने साथ वाले इलाके के चौधरियों में इसका रिश्ता देखकर पसंद कर लिया। बस इसलिए वो हमारे पास रहेगी। जब चाहेंगे इससे मिल आएंगे, जब चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पर वो जो किसी ट्रांस में बोल रहा था, अब इसने सामने बैठी पाकिज़ा को देखा था। आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। पर फिर वो मर गई, मार दी गई। जालिमों ने इसे मार दिया। इसके पेट में पलते नए वजूद को मार दिया। इसके बच्चे को मार दिया। इसके अल्फाज बर्ची का काम कर रहे थे जो पाकिज़ा का वजूद जख्मी कर गए थे। इसका चेहरा आंसू से भीग गया था, लब सिसक गए थे। इसका चेहरा आंसू से भीग गया था। इसे मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। सिर्फ एक तवाइफ के पीछे इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया और मेरे बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम पर तरस खाऊं। क्या तुम तरस या रहम के काबिल हो? तुम्हारे खानदान माफ़ी के काबिल है? पाकिज़ा अपना सर झुका गई थी। नहीं पाकिज़ा अफरीदी, तुम लोग नफरत के काबिल हो। तुम्हारे खानदान का एक एक फर्द मेरी रुसा के कत्ल में शामिल है, क्योंकि तुम लोगों ने सुहान अफरीदी की हैसियत छुपाई। गुनाह होता देखकर भी खामोश रहे। सबसे बड़ा कसूर तो तुम लोगों का है। फिर कैसे तुम बेकसूर हो? वो धाड़ रहा था। पाकिज़ा सर झुकाए रो रही थी। तुम्हारा खानदान अपने की का बदला चुकाओगे? वो अपना चेहरा साफ करता स्पार्ट लहजे में बोला था। अब वो अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया था। इसने स्याह रंग की शलवार कमीज पहनी थी। अब वो पाकिज़ा का बाजू दबोच कर से खड़ा कर गया था। पाकिज़ा को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो इसने घसीटता नीचे ले आया था। चौधरी रहमान काजमी वहां से जा चुके थे, सो वो इसे लेकर बाहर निकल आया था। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे छोड़े। वो पाकिज़ा की आवाज़ को इग्नोर करता है। पीछे सीट का दरवाजा खोलकर कार में फेंक कर लॉक लगा देता है। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो खाली सड़कों को देखकर घबराती हुई बोली थी। आगे से कोई जवाब नहीं आया था। पाकिज़ा खौफजदा नजरों से बाहर देखती, फिर जबरान का सपाट चेहरा देखती। वो सख्ती से लब इंच ड्राइविंग कर रहा था। कुशीदा माथे पर ढेरों बल थे। कोई कह नहीं सकता था ये मगरूर नकूश वाला इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन के लिए रो रहा था। पाकिज़ा को बेसख्ता इसकी और अपनी पहली मुलाकात याद आती, जिस पर वो मुस्कुराया था। बेसख्ता ही वो दोबारा इसका चेहरा देखती। वहां सिर्फ संजीदगी गुस्सा था। इसका चेहरा देखकर नहीं लगता था कि वो कभी मुस्कुराया भी होगा। जिब्रान साईं, आप हमें शट अप, जस्ट शट अप।
आइंदा के बाद मुझे साईं मत कहना, मेरा नाम जिब्रान काज़मी है, और तुम्हें मैं तुम्हारी इसी जगह सही जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। घर होगी तो तुम मुझे बाबा साईं के साथ जुबान दराजी पर मजबूर कर दोगी। जिब्रान की बात पर इसके होंठ नम पा खुल गए थे। इसकी कोई भी बात पाकिज़ा को समझ नहीं आई थी, कौन सी जगह की वो बात कर रहा था। वो इसने चौधरी रहमान काज़मी से तो कभी बात तक नहीं की थी, फिर इसकी वजह से कैसे। वो अभी सोच रही थी कि जब एक जगह पर आके सिंह गाड़ी को ब्रेक लगाती थी, वो एक हवेली टाइप जगह थी जिससे जैसे कोई फार्म हाउस हो, और वो खुद गाड़ी से निकल के इसकी तरफ बढ़ा था। पाकिज़ा को बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जिस तरफ का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला थे, वो इसी तरफ से खिसक कर दूर होती दूसरे दरवाजे के साथ जा लगी थी। ये इसकी तरफ से खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। जिब्रान ने इसकी हरकत पर सख्ती से दांत पीस किया था। ये पाकिज़ा यूं बैठी थी कि इसके पांव सीट पर जिब्रान की तरफ थे। जिब्रान की नज़र इसके नाजुक गुलाबी पैरों पर थी। वो इन्हें थाम कर एक झटके से अपनी तरफ खींचता, वो दूसरे में ही पल कटी डाल की मानी जो सीधा इसकी मजबूत सीने से आ लगी थी। एक मिनट के लिए पाकिज़ा का सर घूम गया था। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर किया, इसका बाजू दबोच कर खड़ा करता और अपने साथ घसीटता अंदर ले जाता। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। वो न जाने कितनी राहदारियां अबूर करके एक कमरे में ले आया था। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बत काफी बड़ा था। जहाजी साइज बेड के सामने ये सिटिंग के लिए एल की सूरत में सोफे लगाए हुए थे। वो इससे बेड पर पड़क चुका था। पाकिज़ा घूमते सर के साथ बहुत मुश्किल है आसपास देखती है। पूरे कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये या मुझे कहाँ लाए हैं। वो अपना सर थामती बहुत मुश्किल बोली थी। जिब्रान जैसे किसी को कॉल करा था। हाय बड़ी। 3-4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। पाकिज़ा जो जिब्रान के जवाब की मंतजर थी, अचानक इतने लड़कों को देखकर हैरान रह जाती है। कहाँ थे तुम लोग, इतनी देर लगाती। खैर सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बताओ, मेरा मतलब तू इस लड़की की बात कर रहा था। हाँ, यही है तुम लोगों का गिफ्ट। जिब्रान और इन लड़कों की अल्फाज सुनकर जैसे पाकिज़ा के सर पर सातों आसमान गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठा लाए हो, ये कहाँ से मिली है, ये सच में हमारे लिए है। तरह तरह के जुमले पाकिज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रही थी। जिब्रान जैसे नजर चुराकर अपने किराए पर बंदी घड़ी पर वक्त देख रहा था। तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फोन साथ वाले लड़के को पकड़ा देता है। बाकी 3 लड़के पाकिज़ा को सरता पाँव देखते इसकी तरफ बढ़ रहे थे। पाकिज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जो जिब्रान काज़मी ने इसके साथ किया था। जिब्रान ऐसा मत करे खुदारा, ऐसा मत करे। जिब्रान जो दरवाजे की जानिब कदम उठा चुका था, पाकिज़ा की आवाज पर रुक जाता है मगर पलटा नहीं था। वो लड़के अब इसके करीब पहुंच गए थे। पाकिज़ा इनसे खौफजदा होती जिब्रान के पीछे भागने लगती कि एक लड़का इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचता। कहाँ जा रही हो सीना, हमें पहले अपना तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छूकर बोला था, नहीं नहीं दूर हो, मुझे छोड़ो। जिब्रान जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले। जिब्रान के अंदर इश्तियाल सा भरपा हो रहा था। ऐसे कैसे छोड़ दे। अब वो तीनों बेबाकी से इसके वजूद को छू रहे थे। नहीं नहीं बाबा साईं बचा ले मुझे, बाबा साईं छोड़े मुझे, छोड़ो जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले, इन दरिंदों से प्लीज बचाएं, बचाएं मुझे खुदा के लिए, कोई तो मेरी मदद करे। पाकिज़ा तड़प कर रो रही थी। इसे यूं लग रहा था न जाने कितने कीड़े मकोड़े इसके वजूद पर रेंग रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अपने लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जिब्रान जब से अपनी मुठ्ठियां बींच गया था। वो लड़के बहरे बनी अब इसे बेड पर दिखा दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी, बस रुक जाओ। जिब्रान की धड़कन पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक गए थे। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था, वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखता है। क्या यार, अभी तो मजा आने लगा था, बस बहुत हो गया, इतनी वीडियो के लिए काफी है। और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाशी का अड्डा नहीं है जहाँ तुम लोग मजे करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ा गए थे। तूने खुद ही कहा था ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरता है। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। हाँ, तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर इन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फोन पकड़ के एक नजर वीडियो को देखता, फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जुहान अफरीदी को ईमेल कर देता है। ये करके जैसे इसके आग को तस्कीन मिली थी, पर ये सिर्फ इसे लगा था। वो फोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखता, इनकी पुश्त के पीछे बेड पर छुप गया था जिस पर पाकिज़ा बेहोश पड़ी थी। ऐसे यहाँ से सीधा कोठे पर छोड़ना और इसे यहाँ सीधा कोठे पर छोड़ना, और इस बात का ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब इससे ना मैं इससे जानता हूँ, ना तुम लोगों को, और ना ये मुझे जानती है। हाँ, अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। उस पहाड़ लहजे में कह रहा था, चेहरे से तो नहीं अलबत्ता लफ्जों से कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकिज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी नहीं रुका था। पीछे वो और से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क्यामत आनी थी, पर पाकिज़ा के लिए क्यामत आ गई थी। जोहाना अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफे से कॉफी ले रहा था। ब्लू जीन्स व्हाइट टी शर्ट पहने
काले सन ग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी जिंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज का इसे एहसास तक नहीं था कि अपनी मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आए हैं। मैसेज की टोन पर इसने अपनी जेब से फोन निकाला था। इरिश बेगम अपने किचन में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी थी। पाकिज़ा को जिस दिन जबरदस्ती घर से लेकर गई थी, इस दिन इनको हार्ट अटैक हुआ था और आज फिर इनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ को भांप ही लेती है। अल्लाह या अल्लाह, खैर मेरी बच्ची तो ठीक है ना अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह। खैर, इससे पहले कि वो दर्द से बेहाल होती जमीन पर गिरती मुलाजिम भागती उनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब इनके फोन पर मैसेज टोन बजी थी। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आया है? इनका मुलाजिम इनके आकर इनके कान में बोला था। ठीक है, तुम इसे खोलकर यहाँ टेबल पर रख दो और खुद जाकर जाहिद को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब वो मोबाइल को एक नजर कहते फिर खुद लोगों की तरफ मतवजह हो जाते हैं। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकिज़ा तड़तड़ कर रो रही थी। जुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। वीडियो में 3 लड़के इसकी बहन के साथ, मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिर गया था। जर्मनी की चलती रोड की आवाज़ से अब इसे सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज भाई बचा ले मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकिज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने कैसे आज जुहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि इसकी भी एक बहन है जिसके साथ वो एक धार से फोन पर पाँव मारता फिर मुसलसल मारता, मगर पाकिज़ा की तकलीफों आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दी ये, मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया था। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। मेरी पकीज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग इसका हाल देखकर इसकी तरफ बड़े थे। वो पागलों की तरह चीखता अब एक के सामने हाथ जोड़ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठी की माने सफेद पड़ गया था। पाकिज़ा की दर्दनाक आवाज़ इनके कानों में सुर की तरह फूकी जा रही थी। नहीं नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे, बाबा साईं। वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुआन भाई, अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से, प्लीज भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। वो यकटक मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल टेब टेबल पर पड़े होने की वजह से वहां मौजूद सब लोग आवाजें सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख रहे थे, जहां 3 लड़के पाकिज़ा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाए, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वीडियो मुसलसल चल रही थी। जिसम इनका पूरा जिसम फालिज ज़दा मरीज की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आता और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। आया कि इसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुंह पर हाथ रख चुके थे। जबकि चौधरी साहब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब खत्म, सब खत्म। इनके हलक से ऐसे आवाजें निकली थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही है। अलबत्ता इनका चेहरा बाएं जाने मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि बाएं जाने से इनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसल कर जमीन पर गिर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। आवाजें, चौधरी साहब कोई एम्बुलेंस को फोन करो, शोर क्या हुआ, इस आदमी को, इसने खुदकुशी की है, कोई पुलिस को फोन कर दे। नहीं, पहले एम्बुलेंस को बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाजें, एम्बुलेंस की आवाजें, कदमों की आवाजें, मेरी पाकीज़ा चीखों पुकार, अंधेरा, वॉल क्लॉक की आवाजें, टक टक टक। इसने आस्था से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद मूंद गई। पाकीज़ा में, मेरी पाकीज़ा, मदम सी कामती आवाज इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आस्था से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकीज़ा, दाईं तरफ से फिर से पुकारा गया था। सिर्फ मुश्किल अपनी नजरें दाजा ने मोड़ी थी। वहाँ वहाँ कोई था। वो घर आते ही रूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर रूसा की खुशबू इसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता इसके बेड पर बैठ जाता है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया रूसा, वो आसास से थका थका सा बोला था। आंखें एक पल में नम हो गई थी। वो वीडियो देखकर जुहान, उसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहका लगाकर हंसता था, मगर फिर इसकी हंसी इसके चेहरे से रुखसत हुई और वीरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। और रूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमिन नहीं हूँ। मेरे एहसास जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम लेता है। इसके पास से कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें रूसा का वो सामान था जो उसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कॉर्नर में से सामान निकालने लग जाता है। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ और मेरे साथ चलो। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ, मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काजिम मुलाजमों को कहकर जिब्रान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुंच कर जब वो दरवाजा खोलते तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। इनका दिमाग घूम जाता है। वो 33 कदम चलते कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मुलाजमा बस इनकी पुष्ट दिखती रह जाती है। चौधरी साहब के कदम अब रूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। वो चलते अंदर आ जाते हैं। सामने ही वो सफेद पट्टे चेहरे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी, शायद वो रूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर, वो कितनी प्यारी है, मासूम है, वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफा
मैं आज बहुत उदास थी। ज़ुहान किसी लड़के से बात कर रहे थे, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं, मुझे डर लगता है अब इनसे। अब कुछ देर पहले ही रो रही थी जब पाकिज़ा मेरे पास है। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया बहुत छोटा दिल है इसका। मैंने अपने आंसू साफ करके जैसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाभी साईं। आप अपने सारे आंसू मुझे दे दो, अपने सारे गम मुझे दे दो, बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत में, आपकी नहीं। इसके अल्फाज पर मैंने इसे अपने गले लगा लिया। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। आज पाकिज़ा को ज़ुहान ने कमरे में बंद कर दिया। वो बेचारी का रात से भूखी है। खाली सफ़ा, आज पाकिज़ा को बाबा साहब ने बहुत डांटा। वो उसे मनहूस कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। खाली सफ़ा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला है मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ करो वो कबूल होती है। तो मैंने पाकिज़ा के लिए दुआ की कि अल्लाह साईं से कि वो इसे कभी कोई गम ना दे, इसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी से लगा दे। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी से कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेगी जैसे मेरे रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा, सारे खाली सफ़े। डायरी के आगे आगे नहीं लिखी गई थी। डायरी पे जिब्रान की पकड़ हल्की हुई तो डायरी नीचे गिर गई। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे, मेरा क्या कसूर है? वो बहुत नरम दिल के इंसान है। नहीं नहीं, दूर हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान, जिब्रान मुझे पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले। जिब्रान का सर चकरा रहा था कि यकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा आया था। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकिज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है, वो नाजुक सी जहाँ खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जिब्रान साहिब, इनकी दर्दनाक चीख इसके कानों में गूंजी थी। जिब्रान तुम सुन क्यों नहीं रहे? उसे होश तब आए जब सामने खड़े चौधरी साहब ने इसके कंधों से थाम कर झंझोड़ा था। वो धुंधलाई पड़ती बसारत से इन्हें देखता है। वो लड़की कहाँ है? जिब्रान, वो कहाँ है? इन्हें कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। बहुत नरम नरम दिल के इंसान है। इसके कानों में एक बार फिर वही अल्फाज गूंजे थे जिससे रुसा हुआ खुदा इससे डायरी पढ़कर सुना रही हो। नहीं नहीं, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ रुसा। वो चौधरी साहब इसकी हालत पर चुके थे। वो लड़की कहाँ है? जिब्रान, जिब्रान सुर्ख होती आंखें उठा के नहीं दिखता है। वो चारों इसी कमरे में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अब इसका क्या करना है? पहला लड़का बोला था जैसा जिब्रान ने कहा है कोठे पर ले चलते हैं। दूसरा कंधे चाहकर बोला था लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये तो वही बात होगी ना, हाथ में फल पकड़ कर कहा जाए अब इसे खाना नहीं है। इसकी बात बस सबका कहका छूटा था। फिर तूने ये भी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, चौथे लड़के ने इसकी बात में टुकड़ा लगाया था। पहला मुंह बनाकर रह जाता है। चल अब इसे उठा और फिर कोठे पर चले, चंदा भाई खुश हो जाएंगे इसे देखकर। चौथे की बात सुनकर अब दूसरा लड़का लड़का दूसरे वाला लड़का पाकिज़ा को बाहर में उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ा था। वो कानों पर हाथ रख के सबसे बेनियाज बस चीख रहा था, पाकिज़ा मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरी गुड़िया मुझे माफ़ कर दो, कोई मेरी बहन को बचाए प्लीज़ प्लीज़, कोई से बचाए। उर्दू में बोल रहा था। इसकी ज़बान किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बेबसी से रो रहा था। दिखने वालों को पागल लग रहा था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ। और उसे टूटती हुई सांसों में कह रही थी जब एक हिचकी से इसे खामोश करवा देती है। आधा अधूरा तकलीफ दा मंजर इसे याद आता है। वो तड़प जाता है। जुहान साईं, आपने अच्छा नहीं किया। धीमी तकलीफ से मेरी आवाज़ सुनकर वो फौरन अपना सर उठाकर रोड को देखता है जहाँ रूसा सफेद फ्रॉक में खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पेट पर हाथ रख के मलामती नजरों से इसे देख रही थी। आज पहली बार जुहान अफरीदी को रूसा कहानियां बदसूरत नहीं लगी थी। आज वो इसे अपनी लगी थी, बहुत खास अपनी। इसके आंसू रुक गए थे। वो अब बेयकीनी से रोड पर खड़ी रूसा को देख रहा था। हसरत से, माजरत से, मोहब्बत से। रूसा, वो तुम जिंदा हो, मेरा बच्चा भी। वो एक पल के लिए सब भूल गया था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। एक तरफ से फुल स्पीड में चलता पेट्रोल का टैंकर आ रहा था। जुहान की बेसाता नजर इस पर गई थी। रूसा हटो, और सब पीछे हटो रूसा, वो कहने के लिए साथ ही रोड की तरफ दौड़ रहा था। सब पलक झपकते ही की देर हुई थी। अचानक से शोर उठा था। पेट्रोल का टैंकर जुहान को बुरी तरह जख्मी कर गया था। इसके सर से खून बहुत तेजी से निकल रहा था। इसकी सांसें टूट रही थी। वो बस धुंधलाई निगाहों से सामने खड़ी रूसा को देख रहा था जो टैंकर गुजरने के बावजूद इससे मिसना हुई थी। मुझे माफ कर देना। सांसों ने इसे माफी मांगने की मोहलत भी नहीं दी थी। इसकी सांसें खत्म होते ही रूसा की का अक्स हवा में तहलील हो गया था। चौधरी साहब, हर तरफ शोर मच गया था। चौधरी शुजात अफरीदी को फालिज का अटैक हुआ था। सब लोग इनके आसपास इकट्ठे हो गए थे। कुछ ही देर में सब चौधरी साहब को अस्पताल ले गए थे। मेरी जब बेगम असर की नमाज पढ़कर तस्बीह कर रही थी, इनका दिल भी अभी भी बेचैन था। नाजमा इनके कमरे का दरवाजा बचाकर अंदर दाखिल हुई थी। इसके हाथ में रज बेगम की दवाइयाँ थी। बड़ी बीबी ये दवाई खा ले, उसे हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गई। और जनामाज के पास पड़े छोटे टेबल के एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख देती है। इस छोटे टेबल पर सिपारे और यासीन पड़ी हुई थी। मुलाजमा आप खड़ी होकर अपना हाथ मस रही थी। आया कि वो चौधरी साहब का बताई या नहीं। फिर बेगम तस्वीर मुकम्मल करती अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैंने इसे
आपके मान में दिया ये दुआ। उन्होंने अपने लब हलाए बगैर की थी। अब वो दुआ मुकम्मल करके मुंह पर हाथ फेरी थी। मुलाजमा बीबी वैसे ही खड़ी थी, वो इसकी बेचारी को भाम की थी। सो अब इसकी तरफ रुक करके खड़ी हो गई। क्या हुआ साइमा, क्या कुछ कहना चाहती हो? सब ठीक तो है ना? वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुशीदा माथे पर पसीने के कतरे नुमाए थे। वो लब बीचे खुद पर जब्त कर रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है, बहुत नरम दिल की इंसान है। तुम होश में हो? क्या कह रहे हो तुम? कैसे ऐसा कर सकते हो? चौधरी साहब के कुछ देर पहले के बोले गए अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। वो दाएं बाएं देखकर गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम इससे बात की है, हया कर लेते कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस निकाह को मानो या ना मानो, ये सच है कि तुम्हारी बीवी है। इसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गई थी। अफसोस, तुमने अपनी इज्जत, अपनी शेख हयात, अपनी बीवी की इज्जत अपनी वाह यार दोस्तों में नीलाम कर दी तुमने। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो कभी नहीं की थी। जिब्रान की आंखों के आगे बार बार नमी आ रही थी, जिसे वो दाएं हाथ से बार बार रगड़ता गाड़ी भगा रहा था। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर, वो बहुत मासूम है। आज जोहाना ने इसे कमरे में बंद कर दिया। वो सुबह से भूखी है जिब्रान, वो बेचारी 2 दिन से भूखी है। तुम्हें एहसास है? छोड़े मुझे, आ नहीं। इसी से ड्राइव करना मुहाल हो रहा था। खुद अजीत की तेज लहरी से अंदर से झंझोड़ रही थी। न जाने किस किस जुमले इसके कानों में गुटमुट हो रही थी। इसका चेहरा जब्त करने के चक्करों में हद से ज्यादा सुर्ख हो गया था। वो एक झटके से कार को ब्रेक लगाता हुआ वो इस वक्त चंदा भाई के कोठे के सामने था। वो बड़ी हिम्मत से कार से निकला था। पूरा जिस्म हरकत करने से इनकारी था। फिर भी वो खुद को घसीट के सफाहाश के अड्डे पर लाया था। एक मासूम बेकसूर जान इसकी वजह से आज इस अड्डे में मौजूद थी। वो लब सख्ती से खींच लेता। अब तक वो लड़के पाकिज़ा को अड्डे में छोड़ गए होंगे, ये सोचकर वो सीधा यहाँ आया था। वो हिम्मत से मर्द कदम चलता वो बड़ी हिम्मत से बोझा कदम चलता पहली बार से दहलीज को पार करके था। हर तरफ रंगों को आलम था। नई नई लड़कियां रंग बिरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत का नजारा बनी हुई थी। बिगड़े हुए बेटे अक्सर अमीरों के बिगड़े हुए बेटे अक्सर यही पाए जाते थे। कि लड़की जबरान को देखकर बड़ी दासी इसकी तरफ आई थी। इसने ब्लैक नेट का मगरबी तर्ज में घुटनों तक आता टॉप पहना हुआ था, जिसमें इसका आधा जिस्म बनना था। मुझे देखो, अपनी तलाश भूल जाओ कि प्रिंस चार्मिंग। वो लड़की जिब्रान के सामने आकर कहती, जिस पर जिब्रान बेदर्दी से इसमें देखता है। वो बेबाकी से मुस्कुरा रही थी। जिब्रान फौरन से नजरें फेर लेता है। इस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, क्योंकि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की जैसे ख्वाब तो सब देखते थे, पर हासिल सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते थे। जिब्रान वहां से जाने लगता है कि वो लड़की जिब्रान का हाथ थाम लेती है। नाना, तुम यहाँ नहीं लगते हो, शायद इससे शर्माओगी, पर कोई बहाने में तुम्हारी सारी शर्म। वो भी बोल रही थी जब जिब्रान पलट के इसकी गर्दन दबोच लेता है। इसके हलक से करा निकलती है, अपनी औकात में रो घटिया लड़की, वरना तुम्हारे से नापाक बदसुर वजूद को ही जमीन में धंसा दूंगा। इसकी धाड़ में वार्निंग थी। सामने वो लड़की पूरे जिस्म समेत गिर गई थी। तुम्हारी तुम्हारी मालिक कहाँ है? अब वो इसे खुद से दूर धकेल कर हाथ झाड़ कर पूछा था। वो वहां वो कप कपा कर बोली थी। जिब्रान के गुस्से और तकलीफ से सुर्ख होती आंखें किसी को भी कप कपाने पर मजबूर कर सकती थी। जिब्रान इस पर दूसरी नजर डाले बगैर दूसरी तरफ चल पड़ा था। वो लड़की से दूर तक जगह देख रही थी। क्या हुआ राहत? सब ठीक तो है? राहत की आंखें जैसे शक्ल देखकर इसकी दोस्त इसके पास आए थे। सलमा, मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई शक है? रात की बात पर सलमा कंधे पे जाके कहती है, अगर कोई शक है तो जरा कम पैसे वाले लोगों पर राजी होकर देख, तेरे हुस्न की कसीदे पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार देंगे। हाँ हाँ, सलमा आखिर में आंख दबा के कहती, कहका लगा के थी, पर राहत नहीं हंसी कि इसकी नजर जिब्रान में कासमी की पुष्ट पर थी, जो इसे बस घटिया और न जाने क्या क्या कह गया था। ये पहला इंसान था जिसने इसे दूसरी मर्तबा देखना भी गवारा नहीं किया था। इसे बेसाख्ता सुहाना फीदी याद आया था। इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दे, खुद ही एक ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, वो दूसरा आदमी नई लड़की को लेकर गया है, वो भी देख ले जिंदा है ये या नहीं। आखिरी बात पर वो कहकर लगा गई थी। चंदा बाई ने मुंह में पान दबाया हुआ था, जैसे वो बार बार अपने पास पड़े बर्तन में थूक रही थी। इस वक्त वो सफेद रंग की साड़ी में थी। इसे अपने बालों का जूड़ा बना के इसमें एक सुर्ख गुलाब लगाया हुआ था। जब बार अंदर दाखिल होता तो पानदान की बदबू का एक झोंका इसके नाक से टकराता। वो दाएं हाथ हवा में लड़ाकर बदबू का असर जाहिर कराता है। गुस्से से इसके माथे और गर्दन की शाने पूरी थी। चंदाबाई आहड़ पर आने वाले को देखती, आइए आइए चौधरी साहब। चंदाबाई एक नजर ही चौधरी जबरान काजमी को पहचान की थी। इसका लंबा मजबूत वजूद, रौबदार दबदबे और चेहरे के मगरूर नकूशे इसके बिन बताए ही इसका तारुफ करवा रहे थे। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी होगी। जब पहली इस औरत को फिर इसके साथ खड़े दोनों आदमी को देखता है। चंदाबाई इसका स्पार्ट चेहरा देखकर अपना हलकता करती है। चौधरी साहब, आप बताएं, आप के लिए क्या मंगवाएं? जूस, शरबत या शबाब? इसके आखिरी अल्फाज वो मैंने थे। जिब्रान का दिमाग घूम जाता है। कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की आई वो कहाँ है? वो बड़े जब से पूछ रहा था। चंदाबाई ना समझी से देखती, फिर माथा सलाकर पीछे खड़े आदमी को देती। वो ऊपर कमरे में है। इस आदमी के अल्फाज जिब्रान के चेहरे के रंग बदल गए थे। वो यहाँ आया तो था, लेकिन इसकी दुआ थी कि वो पाकीज़ा लड़की इस गंदगी से बुरी जगह पर ना ना हो, पर होने को कौन टाल सकता था? और इसके साथ वो लड़का भी।
ऊपर कहाँ है वो कमरा, वो इसकी बात अंदर ही काट कर दाड़ा था, फिर साथ ही बाहर की तरफ भागा था। चंदा भाई और वो दो आदमी दोनों नासमझी से जिब्रान के पीछे भागे थे। जिब्रान ऊपर पहुंचा तो आदमी पीछे आदमी को देखा, कौन सा कमरा, इसकी जुबान पहली बार लड़खड़ाई थी, आंखों में वाजा खौफ था। वो तीसरा, पर आप इस तरह नहीं, वो आदमी हामता हुआ बोला था एक बार फिर। जिब्रान इसकी बात इग्नोर करता, जैसे कमरे की तरफ भागा था। इससे पहले वो दरवाजा तोड़ता, अंदर से दरवाजा खोलकर एक लड़का बाहर आया था। इसके चेहरे पर सरशारी की चमक थी, लेकिन वो जिब्रान को देखकर हैरान हुआ था। जिब्रान दूसरे ही पल इसका कॉलर थाम कर जोरदार पंच इसकी नाक पर मारता, वो लड़का तकलीफ से दोहरा हो जाता है। ये मंजर देख चंदा भाई के चार तबक रोशन हुए थे। वो हड़बड़ाती इनके पीछे आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की, याद छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? और लड़का तकलीफ से चीखा था, चौधरी साहब आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दें इस बेचारे को, मैं आपको इससे अच्छी लड़की दे दूंगी। बिल्कुल अनछुई। चंदा भाई जितना समझ सकी थी इस हिसाब से बोली थी। इस हिसाब से बोली थी। जिब्रान जख्मी शेर की तरह लग रहा था, अलबत्ता कोई इसकी आंखों पर हुआ करता तो वहां आंसू थे, कुछ खोने के, बेबसी की तकलीफ। उस लड़के को अच्छा खासा जख्मी करके वही रातारी में फेंकता घरे घरे सांस ले रहा था। आसपास के सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की मनी हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म मशाल से कपकपा रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो। इसका दिल यही से कह रहा था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर। इसके लब पहली बार सिसके थे। वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मीच कर दोबारा खोल दिया, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा। इसने दाएं हाथ दरवाजे पर रखा था। चरखी आवाज से दरवाजा खुला था, धक धक करते दिल के साथ। इसका दिल सीने से बाहर आने को मच रहा था। कदमों के साथ मुराद मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लठे की तरह सफेद चेहरा, पर्दा चेहरा बेसाख्ता ही। जबरान के लब नीमवा हुए थे। बाई आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगता कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज इनके कानों से टकराती। वो चारों हड़बड़ा के एक दूसरे को देखते, ये पुलिस को किसने बुलाया था? वो सब हैरान थे, कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला। पहला लड़का सर थाम कर बैठा था, क्या मतलब? चौथा लड़का भी हैरान था, ये लड़की न जाने कौन है, अगर इसके मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज तेज हो गई थी, हमें जिब्रान को फोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बुल खड़ाकर, फोन उठाता है, तुम पागल हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज में कराया था, बहस में वक्त जाया करने से बेहतर है आप पीछे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखा था, सब होश में आते पीछे दरवाजे की तरफ भागे थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाजी साइज पर पाकिज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकिज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। दम से दरवाज़ा खोला था। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ भागे थे। पीछे पुलिस के दो मेहमान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकिज़ा को सही सलामत देख इनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वही सामने पड़े सोफे पर ठहर जाते। इनकी आंखें नम थी, सुकून की एक लहर इनके अंदर तक उतर गई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इज्जतों का मुहाफिज नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बावाज बुलंद में बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर यहाँ कोई नहीं है सर, शायद वो लोग पीछे दरवाजा से भाग गए हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले थे। ऐसे एएसपी राशिद साहब इस बात में साया लाते, कोई इनका पता चल ही जाए, कोई नहीं, इनका पता चल ही जाएगा चौधरी साहब, हमें इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश है। एसपी साहब की बात पर चौधरी साहब इस बात में सह हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हो गए। जिब्रान की सारी बात सुनकर वो उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फोन करते खुद भी जल्दी में फार्म हाउस के लिए निकले थे। अब इन्हें जिब्रान की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फोन निकालने से कॉल में आते और फोन कान को लगा गए। खामोश फिजा में मोबाइल की घंटी टूट बजी थी। इसके शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो शल सी कैफियत में ही जेब से फोन निकालकर कान को लगाता और जिब्रान पाकिज़ा में मिल गई। ये अल्फाज थे, ये जिंदगी की नवीद। इसकी दोनों आंखें एक साथ छलक गई थी। वो मर्दाना वजाहत का शिकार था। मजबूज सामत मकबूल नकोश वाला चौधरी सामने खड़े लड़की से देख रही थी। वो कोई और थी, न जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब तो झुक गई थी, पहले इसकी आंखें पथरा गई थी, बल्कि वो खुद पथरा गया था। इससे रब के इस करम पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब चौधरी साहब की कॉल पर वो होश में आ गया था। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया था। सब इसका ही रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो बबरा शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शहर तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। जिसके पास से भी गुजरा था वो पलट के इसे ही देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के धाने पर रुका था। जिसने अपना झुका सर उठाया था, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता। बेशक इज्जत और जिल्लत इस खुदा के इख्तियार में है। इसके अंदर से आवाज आई थी। वो पूरे का समेत वहीं सीढ़ियों के धाने पर सजदे में गिर गया था। इसे कुछ नहीं याद था कि किबला किस रुख है या ये कौन सी जगह है। वो बस खुदा कि इस मौजूदे पर बेयकीन था। इसकी आंखों से कई आंसू
टूट कर गिरे थे, वो किस तरह किस अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखें रो रही थी और लब खामोश थे। वो वहाँ मुझे सब लोगों के मुंह खुल गए थे। चंदा भाई का हाथ बेयकीनी से मुंह तक गया था। वो इंसान किस नापाक जगह पर अल्लाह से हम कलाम हुआ था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तेरे इस करम पर तेरे कैसे शुक्र अदा करूँ। वो बेशक बेशक तू इज्जतों का रखवाला है। वो गड़गड़ा रहा था, जैसे सब देख रहे थे। यकटक राहत इसके बिल्कुल सामने थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी। इसे कुछ देर पहले ही जुहान की मौत की खबर मिली थी। वो दास थी, गमगीन थी, लेकिन अब बाबू वो जिब्रान को नापाक जगह पर खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख रही थी। बेसाता ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका दिल भी यही किया कि खुदा के सामने रोए गिड़गिड़ाए। वो किसी दोजख में फंस गई थी। बेशक वो एक तवाइफ थी, लेकिन हर एक लड़की की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी अपना घर बसाए, कोई इससे भी इज्जत से निकाह करे। और इसे इसे सिर्फ जुहान से ही ये उम्मीद थी, पर अब तो वो मर गया। वो भी जी कर क्या करे, लोगों के दिल बनाएगी या फिर किसी बसे बसाए घर उजाड़ेगी जिससे इसने रुसा को जड़ा था। वो रोती हुई मुंह पर हाथ रखी उल्टे कदम वापस भागी थी। इरज बेगम हाथ में तस्बीह पकड़े दानी घुमाती हुई कुछ पढ़ रही थी। सामने फारिजदा चौधरी शुजात अफरीदी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। इरज बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर पहले इन पर एक नहीं दो क़यामतें टूटी थी। वो भी अपनी मुलाजमा से पूछ रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भागी आई थी। इसके हाथ में फोन था। जुहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था इनका खलौता बेटा था। वो मुंह हाथ पर रखे हुई बेड पर बैठ गई थी। 2 दिन तक जुहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो भी संभली नहीं थी कि मुलाजिमा ने चौधरी शुजात काजमी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। गम से इनका दिल फट जाता। अगर अगर इनके दिल में अल्लाह मोहब्बत या अल्लाह का सहारा ना होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सरताज के सामने बैठी इन पर पढ़ पढ़ कर पोक रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनको फालिज का मेजर अटैक हुआ है और वो सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहेंगे। चौधरी साहब को भी अभी होश नहीं आई थी। जिब्रान काजमी अस्पताल की राहदारी में चला आ रहा था। सामने ही चौधरी शुजात अफरीदी खड़े थे। वो अपने बेटे की हालत देखकर इसकी तरफ आ रहे थे। जिब्रान इनका सहारा पाते ही इनके गले लग गया था। बाबा साहब मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब वो रो नहीं रहा था, बस अपने किए पर शर्मिंदा था। चौधरी साहब इसे खुद से जुदा करके इसका कंधा थपथपा रहे थे। अल्लाह ने तुम पर करम किया है जिब्रान, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ गलत नहीं हो, और माफी मांगनी है तो पकीजा से मांगो, मुझसे नहीं। पकीजा का नाम सुनकर इसका दिल धड़का था। इसकी आंखें इसका चेहरा देखने को तड़पी थी। जिब्रान को साली वो खुद ही पकीजा के रूम की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला था। जिब्रान भी साथ है इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर, वो कैसी है? डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जिब्रान परेशान हुआ था। वो कोमे में चली गई। इनके सर के पिछले वाले हिस्से पर अंदरूनी गहरी चोट आई है। वो बहुत कमजोर है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई और कोमे में चली गई है। चौधरी साहब ने जिब्रान के कंधे पर हाथ रख के हौसला दिया था। वो अब होश में कब आएगी? चौधरी साहब खुद डॉक्टर साहब से मुखातिब हुए थे। कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन 3 दिन 1 साल यहाँ। डॉक्टर का था अधूरा जुमला जिब्रान और चौधरी साहब को सब समझा गया था। हाँ, अगर वो खुद चाहे तो जल्दी होश में आ सकती है। डॉक्टर ने तसल्ली देकर वहां से खुद चला गया था। मुकाफात अमल इंसान को दुनिया में ही मिल जाता है। जालिम मजलूम पर जितना मर्जी जुल्म कर ले, पर जुल्म की रस्सी ज्यादा दराज नहीं होती। अल्लाह जब चाहे वो रस्सी खींच सकता है, फिर जुल्म अपने किए पर खुद ही फंस जाता है और ऐसा फंसता है कि दुनिया इसका तमाशा दिखती रह जाती। चौधरी शुजात जैसे जैसे चौधरी शुजात अफरीदी का तमाशा दुनिया ने देखा, जैसे जुहान अफरीदी दर्दनाक मौत में मरा, जैसे या जैसे राहत ने इसी कोठे से खुद को खुदकुशी कर ली जहां वो पूरी उम्र तवाइफ बनकर फाश काम करती रही। और जिब्रान वो खुद निकला था अपनी बहन का बदला लेने, ये बोलकर खुदा पर बैठा है, सब देख रहा है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है, लेकिन इसे जज्बातियत में एक मासूम जान पर मेजर जुल्म की और इसकी सजा इसने भी पा ली। पाकिज़ा से 2 साल की जुदाई पाकर इन 2 सालों में से पाकिज़ा से टूट कर मोहब्बत की थी और वो इसकी तलब में पल पल तड़पा था। अंधेरा, वॉल क्लॉक की आवाज़, टक टक, इसने आस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मोल गई। पाकिज़ा, मेरी पाकिज़ा, मदम सी कामती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकिज़ा दाएं तरफ से इस फिर से पुकारा गया था। इसने बामुश्किल अपनी नजरें दाएं जाने मोड़ी थी। वहाँ कोई था। शहद रंग आंखों में आंसू की नमी चमकी थी। पाकिज़ा ने पलक झपकर इसे इसे फिर देखा था। माथे पर बिखरे बाल, मगरूर नकूश, गहरी मूछ और साथ गहरी दाढ़ी। वो काफी बदल गया था। वो काले रंग में कॉटन की शलवार कमीज पहने हुए था जिस पर बेतहाशा बाल पड़े हुए थे। इसके एक कंधे पर स्किन शॉल लटक रही थी। वो बिखरे हाल में था और बस इससे ही तक रहा था। यकटक इसके चेहरे पर अब वो तमानियत नहीं थी जो हर वक्त नजर आती थी। सामने वाले इसके आंखों के सरतपन से खौफजदा हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं था। वो सहरा की मानद प्यासी निगाहों से पाकिज़ा की कारी से आंखों में देख रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? जिब्रान के लब हिले थे। मुझ पर ये जुल्म मत करे जिब्रान। गुजरे वक्त में कहे पाकिज़ा के जुमले वहीं उसकी कानों में गूंजे थे। 2 साल 1 महीना 3 दिन और फिर 13 घंटे गुजरने के बाद अब 1:45 पर तुमने आंखें खोली हैं। 2 साल 1 महीने 3 दिन और 13 घंटे, एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, एक एक पल तड़पा हूँ तुम्हारी तलब में। वो
पाकीज़ा यकटक इस जालिम शख्स की बिगड़ी हालत देख रही थी। वो बोलते बोलते चुप कर गया था। आंसू का गोला इसकी हलक में फंसा था। बेहद सुर्ख आंखें बसने को तैयार थी। वो लब बीच कर अपना सर झुका गया था। मैं तुमसे। वो खुद पर जब्त करता सर उठाकर वापस इसकी नम होती आंखों में देखता। लफ्ज खत्म हो गए थे। जिब्रान काजमी, छोड़े मुझे, मैंने कहा। छोड़े। तुम खामोशी से इस वक्त तुम खामोश इस वक्त मेरी तलब पूरी करो। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा। अब ये मुमकिन नहीं। मुझे जाने दे, मुझ पर रहम करें। अभी ये शुरुआत है पाकीज़ा अफरीदी। तुम बस देखती जाओगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूंगा कि तुम मौत को करीब से देखोगी। नहीं नहीं, दूर हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान, जिब्रान, मुझ पर ये जुल्म मत करे। मुझे इनसे बचा ले जिब्रान साईं। गुजरे वक्त के अजियतनाक लम्हे दोनों को एक साथ याद आए थे। पाकीज़ा की आंख से एक आंसू छलक कर कनपट्टी में जज़ब हुआ था। जिब्रान की आंखों में बेसाख्ता ही झलक पड़ी थी। वो जानता था कि वो जो कर चुका है इसकी माफी से कभी नहीं मिलेगी। यूं कुछ पल यूं ही खामोशी के नाम हो गए थे। वो सर झुका के इसके सामने दोनों हाथ जोड़ देता है। ये मंजर पाकीज़ा के लब सिसका गया था। इसके खुश्क लब वाह हुए थे। जिब्रान अब वहां रुका नहीं था। पाकीज़ा से बाहर निकली देख रही थी। जिब्रान। इसके लबों से धीमी आवाज निकली थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर भागते हुए अंदर आए थे। शायद जिब्रान ने डॉक्टर्स को भेजा था। देखते ही देखते सब पाकीज़ा के पास आ गए थे। इरज बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बच्ची को बार बार सर चूम रही थी। मुंह सर और मुंह चूम रही थी। चौधरी शुजात अफरीदी भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे नम आंखों से पाकीज़ा को देख रहे थे। इनका बायां हाथ हिस्सा फारिजदा था। मुंह भी टेढ़ा हो गया था। इनकी हालत देखकर पाकीज़ा रोने लग गई थी। चौधरी रहमान काजमी भी इसके सर पर प्यार देकर इसका हाल वाल पूछे थे। वहाँ सब थे सिवाय इसके। वो वहां से ऐसा गया था कि वापस नहीं पलटा था। आज इससे घर आए 5वां दिन था। वो अपने घर आई थी। वो जो 2 सालों में एक एक पल इसके पास रहा था, आज 2 हफ्ते होने को आए थे। वो इससे मिलने नहीं आया था। वो आईने में अपना अक्सर देखती इससे। इसने ग्रे रंग की सादा शलवार कमीज पहनी हुई थी। सफेद दूधिया सुर्ख रंग में अब जर्दी मिल गई थी। खूबसूरत आंखों तले हल्के पड़े हुए थे। गुलाबी लब खुश से थे। वो सदियों की बीमार लगती थी। हाँ, अलबत्ता बाल इसके कमर तक लंबे हो गए थे। वो अपना सर झड़क कर बालों को हल्का सा फोल्ड करके कैचे लगा लेती। फिर सामने ड्रेसिंग पर अपने टूटे गिरे काले बालों को देखती इसका दिल बुरा हुआ था। लेकिन खैर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। ये भी हो जाएगी। इसने ये सिर्फ सोचा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। वो पलटकर अपने कमरे के दरवाजे को देखती। दरवाजा खोलकर कोई वजूद अंदर आ रहा था। इसके हाथ से हेयर ब्रश छूटकर जमीन पर गिर गया। वो जिब्रान था। जिब्रान काजमी। स्किन पैंट पर ब्लैक शर्ट, ऊपर स्किन कोट पहने हुए इसके सामने था। वो शहर से सीधा यहीं आया था। इसे देखकर पाकीज़ा के हाथ पैर फूल गए थे। जिब्रान पाँच चेहरे से वहीं रुक कर देख रहा था। अलबत्ता आंखों में वही तड़प थी, वही तड़प थी। इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ? कौन कौन इससे मिलने आया? क्या क्या बात? इसे कुछ याद नहीं था सिवाय जिब्रान काज़मी की। इन 2 सालों में इसकी हर मुलाकात, हर बात इसे याद थी। बस वही तो याद थी। वो कब कब रोया, कब कब माफी मांगी, कब तक इसके सराहने बैठा इसे तकता रहा, इसे सब याद था। पाकीज़ा ने अब इसका चेहरा गौर से देखा था। वो गहरी दाढ़ी मूछ की वजह से और रौबदार और मगरूर लगता था। पाकीज़ा अपना हलक तर करती है, इसे नजरें चुरा देती है। जिब्रान अपने आप को कंपोज करता अब इसकी तरफ बढ़ रहा था। जिब्रान इसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। इसका नाजुक सा सरापा इसके चौड़े वजूद चौड़े वजूद के पीछे छुप सा गया था। जिब्रान ने हाथ बढ़ा के इसका बाजू थाम लिया। पाकीज़ा इसके लम्स पर सर उठाकर इसे देखती है। जिब्रान इसकी आंखों में देखता इससे सांतली बेड के पास लाया, फिर इसे वहां बैठा दिया। पाकिज़ा ना समझी से बस इसके चेहरे को देख रही थी जो बिल्कुल स्पार था। वो इसे बेड पर बैठाकर खुद जमीन पर बैठ गया था। इसकी इस हरकत पर पाकिज़ा के लब वाह हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, जिब्रान आसमान इसकी गोद में सर रख देता है। पाकिज़ा वही शर्ट सी हो जाती। जिब्रान के चेहरे का रुख दाएं तरफ था। पाकिज़ा को इसका चेहरा, इसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आया था। पाकिज़ा मेरी जिंदगी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफी नहीं है, पर तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारी नाराजगी नहीं दे सकता। मुझे मुझे माफ कर दो। एक पल में इसकी आंखें नम हुई हो गई थी। आप ऐसा मत कहें साईं, मुझे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पाकिज़ा तड़प कर बोली थी। इसकी बात पर जिब्रान की गोद से सर उठा के इसका चेहरा देखता है। क्या इसने सही सुना था? पाकिज़ा इसका चेहरा देखते ही जो आंसू से भीग चुका था। जिब्रान साईं, मैंने आपको माफ किया, प्लीज आप रोए नहीं। पाकिज़ा अपनी उंगलियों से इसके चेहरे से आंसू साफ करती है। इसकी उंगलियों का ठंडा लम्स पाकर एक पल के लिए आंखें मौन कर खोलता है। शहद रंग आंखें सुर्ख होकर मजीद नशीली लग रही थी। जिब्रान इसके दोनों हाथ थाम बारी बारी चूमता है। पाकिज़ा इसके लम्स पर काम गई थी। अब वो इसके हाथों को आंखों से लगा गया था। पाकिज़ा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और कसम से मैंने इसकी सजा पा ली है। तुमसे तुमसे दो 2 साल दूर रहकर पल पल तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। और ये 2 साल सदियों की मानंद गुजारे हैं मैंने। जिब्रान बोल रहा था। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी, इसकी आंखें नम थी। पाकिज़ा की आंखें बरस रही थी। वो यकटक जिब्रान का चेहरा देख रही थी, इसकी दीवानगी देख रही थी। तुम अगर अब भी ना उठती तो मैं मर जाता पाकिज़ा। और जिब्रान की बात हो पाकिज़ा
इसके लबों पर हाथ रख देती है। खुदारा खामोश हो जाए, आपके अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं, वो सिसक कर बोली थी। इन 2 सालों में आपने मेरे साथ जितनी भी बातें की मुझे सब याद है। आपका माफी मांगना, मेरे लिए गिड़गिड़ाना मुझे सब याद है। जिब्रान साइन सब याद है। वो इसकी आंखों में दिखती हुई बता रही थी, जब आप रोते थे ना तो मेरा दिल फट पड़ता था। मेरा बस नहीं चलता था कि आपको उठकर चुप करवा दो। आपके सामने हाथ जोड़ूं कि खुदा के लिए मुझे मत आजमाइए, मेरा दिल फट जाएगा, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। वो रो पड़ी थी। जिब्रान जमीन से उठकर खड़ा हुआ था। सामने इसका बाजू थाम कर इसे भी खड़ा करता अपने सीने से लगा गया था। 2 सालों से जलते सीने को अब जाकर सुकून मिला था। जिब्रान साईं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग मेरे हैं, मेरे अपने हो। अपनों से भला कौन नाराज हो जाता है। मेरे साथ जो हुआ मेरे नसीब में लिखा था। वो इसके सीने से लगी ही बोल रही थी। जिब्रान इसे खुद से जुदा करता, इसका चेहरा देखता। पाकीज़ा, तुम काबिल मोहब्बत हो, काबिल इज्जत हो। तुम्हारे लिए सब छोड़ा जा सकता है, तुम्हारे लिए नंगे पांव गर्म सहरा पार किया जा सकता है, तुम्हारे लिए मरा जा सकता है। तुम बदनसीब नहीं हो सकती। जिब्रान इसके सर के साथ सर टकरा गया था। जिब्रान साईं, मुझे कभी खुद से दूर मत करिएगा। पाकिज़ा न जाने किस एहसास के तहत बोली थी, कभी नहीं। इन दोनों ने अभी भी सर जोड़ा हुआ था, अलबत्ता आंखें दोनों की बंद थी। और मुझ पर कभी गुस्सा भी मत करिएगा। आपकी ऊंची आवाज से मुझे डर लगता है। इसकी आखिरी बात पर जिब्रान के लब मुस्कुराए थे। कभी नहीं करूंगा, पक्का वादा। दोनों ने आंखें खोल के दूसरे को देखा था। दोनों का चेहरा रोने के बायस से सुर्ख हो गया था। आंखें अभी भी नम थी दोनों की। पाकिज़ा जिब्रान का सुर्ख हुआ नाक देखकर मुस्कुराई थी। पाकिज़ा के लबों की मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। वो खुद सरता पैर दिलकश थी। वो इसकी महरम थी, इसकी बीवी। जिब्रान के दिल ने गवाही दी थी। जिब्रान पूरे हक से इसके दिलकश लबों पर झुका था। जिब्रान का लम्स पाकर जिब्रान का लम्स पाकिज़ा को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। इसके लम्स में नरमी थी। जिब्रान इससे दूर हुआ था। पाकिज़ा का चेहरा ब्लश कर रहा था। इसने अपनी पलकें झुका ली थी। इसकी हया, इसकी मासूमियत, इसका दिलकश हुस्न जिब्रान को चारों शाने चित कर गया था। पाकिज़ा, जिब्रान काज़मी, तैयार हो जो मेरी होने के लिए। मैं सदैव से तुम्हारा तलबगार हूँ। इतनी जल्दी तुम्हें रिहाई नहीं दूंगा। जिब्रान ने इसके कान के पास झुककर सरगोशी की थी। इसकी सरगोशी पाकर सरता पाँव वो काम गई थी। जिब्रान करीब से इसका चेहरा देखता, जिंदगी भर साथ दूंगी। जिब्रान हाथ आगे फैलाकर पूछ रहा था। पाकिज़ा पलके उठाकर से देखती, मैं ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे इज्जत से यहाँ से रुखसत करवा के ले जाना होगा, फिर ये पाकिज़ा सिर्फ आपकी होगी। पाकिज़ा शरार से लब दबा कर कहती, जिस पर जिब्रान भी हंसकर सीने पर हाथ रखता और हल्का सा आगे को झुककर इसकी बात का एहतराम करता। जैसा आप चाहें पाकिज़ा अफरीदी। अब इस जिब्रान काज़मी की जान आपकी मुट्ठी में है। पाकिज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर इसके बड़े हुए हाथ में अपना हाथ थमा देती है। जब बात नामुमकिनात में आती है तो बस ये आयत याद कर लिया करो कि और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल? मुझे तो अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कैसा लगा। इंशाल्लाह ये नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।